गुड मॉर्निंग बच्चों लास्ट लेक्चर में चैप्टर सेकंड में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, इसमें बच्चों लघु बीजाणु व परागकण की संरचना तक का अध्ययन कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं पराग कणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले देखिए बच्चों, पराग एलर्जी, पोलन एलर्जी या पराग एलर्जी। तो देखो बच्चों, कुछ पादपों के परागकण, वो भी विशेषतः वायु परागित, कुछ पादपों के परागकण विशेषतः वायु परागित पादपों में, कुछ पादपों के परागकण अनेक लोगों में गंभीर एलर्जी व श्वसनीय रोग उत्पन्न करते हैं। गंभीर एलर्जी व श्वसनीय रोग उत्पन्न करते हैं। और बच्चों ये चीजें अगर लंबे समय तक बनी रहे तो चिरकालिक श्वसनीय विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि। अगर ये इस प्रकार की एलर्जी लंबे समय तक बनी रहे तो चिरकालिक श्वसनीय विकार भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। आगे बात समझ में। अब ध्यान दो बच्चों, ये परागकण हवा में उपस्थित रहकर श्वास के साथ शरीर में पहुंचकर एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब एलर्जी उत्पन्न करते हैं मतलब एलर्जी उत्पन्न करते हैं, इसलिए परागकण क्या हो जाएंगे? एलर्जन। और बच्चों एयर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एलर्जी उत्पन्न करने वाले, उनको बच्चों एरो एलर्जन भी कहा जाता है। और एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रखना है वो है बच्चों पार्थेनियम। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, अपनी बुक में दिया हुआ है, पार्थेनियम या गाजर घास, कैरेट ग्रास। ये पार्थेनियम जो है, ये पार्थेनियम बच्चों अपने भारत में आयातित गेहूं के साथ, जो हमने गेहूं मंगवाया था उस गेहूं के साथ संदूषक के रूप में, कंटामिनेंट के रूप में आया था ये पार्थेनियम। और बच्चों ये पार्थेनियम पूरे अपने इंडिया के अंदर फैल गया, जो कि एलर्जी कोज करता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो बच्चों एमेरेंथस, सोरगम, प्रोसोपिस, चिनोपोडियम, इनके परागकण भी एलर्जी उत्पन्न करते हैं। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल बच्चों अपने को ध्यान रखना है पार्थेनियम। तो ये पराग कणों से संबंधित पहला बिंदु कंप्लीट हुआ, पराग एलर्जी। अब बच्चों दूसरा देखेंगे पराग पोषण। पराग पोषण बच्चों, परागकण पोषण से भरपूर होते हैं। जो परागकण होते हैं, इन परागकणों के अंदर पोषक पदार्थ पाए जाते हैं और इन परागकणों से पोषक पदार्थ
प्राप्त करके पराग उत्पाद तैयार किए जाते हैं। पोलन प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जैसे पराग सिरप, पराग टैबलेट, ये सब चीजें बच्चों बनाई जाती है, जो कि पोषण से क्या होते हैं, भरपूर होते हैं। और बच्चों अपने इंडिया में तो फिर भी इनका चलन कम है, लेकिन पश्चिमी देशों में इन पराग उत्पादों की खपत बहुत ही ज्यादा है। एथलीटों द्वारा, खिलाड़ियों द्वारा, धावक अश्वों के द्वारा इनका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, जो कि पश्चिमी देशों में बहुत ज्यादा प्रचलन में है। ठीक है। तीसरी चीज अगर अपन पराग कणों से संबंधित देखें तो वो है बच्चों पराग कणों की जीवन क्षमता। पराग कणों की जीवन क्षमता। अब पराग कणों की जीवन क्षमता क्या होती है? वह अवधि जिसके लिए परागकण अंकुरण की क्षमता बनाए रखते हैं। वह टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड तक पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकते हैं, उस टाइम पीरियड को बच्चों क्या कहा जाता है? पराग कणों की जीवन क्षमता या जीवन अवधि कहा जाता है। और ये जो चीज होती है, अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग होती है। ये पोलन ग्रेन्स की जो वाइबिलिटी होती है, जीवन क्षमता होती है, ये बच्चों अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग होती है। और एक महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रखोगे कि जो ये पराग कणों की जीवन क्षमता है, ये जीवन क्षमता बच्चों तापमान व आर्द्रता पर निर्भर करती है। कैसा टेम्परेचर है, कैसी ह्यूमिडिटी है, उस पर ये पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी डिपेंड करती है। अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया है बच्चों, जैसे गेहूं व धान, चावल। गेहूं व चावल की अगर बात करें, लगभग 30 मिनट, लगभग 30 मिनट में परागकण अपनी जीवन क्षमता को खो देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें लेग्यूमिनोसी, गुलाबवत या रोजेसी तथा सोलेनेसी, इन कुलों के कुछ पादपों की बात करें तो कुछ महीनों तक परागकणों की क्या बनी रहती है? जीवन क्षमता बनी रहती है। तो 3-4 बिंदु हो गए। जीवन क्षमता क्या होती है? अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग है। परागकणों के अंकुरण हो सकने की अवधि तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। और बच्चों 2 उदाहरण दिए हुए, एक गेहूं चावल का और एक लेग्यूमिनोसी, गुलाबवत और सोलेनेसी फैमिली का। तो 3 बिंदु हुए, एक पराग एलर्जी, दूसरा पराग पोषण और तीसरा परागकणों की जीवन क्षमता। ठीक है। एक बच्चों इंपॉर्टेंट बिंदु और देखो, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो बच्चों, एक छोटे से बिंदु पर और ध्यान देंगे। क्रायो प्रिजर्वेशन या हिम संरक्षण। क्रायो प्रिजर्वेशन या हिम संरक्षण। अब क्या होता है क्रायो प्रिजर्वेशन या हिम संरक्षण? तो ध्यान दोगे, पराग कणों को अत्यंत निम्न ताप -196 डिग्री सेल्सियस पर
तरल नाइट्रोजन में कई वर्षों के लिए संरक्षित रखा जा सकता है। समझ गए? इसी मेथड को क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। तरल नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर कर लेना। अब ये काम बच्चों परागकण, बीज, वीर्य, बीजाणु, इन सब के लिए किया जा सकता है। अब जो ये संरक्षित परागकण है, संरक्षित परागकण पोलन बैंक में यूज आते हैं। पोलन बैंक के रूप में इनको यूज लिया जा सकता है। भविष्य में कोई भी फसल सुधार कार्यक्रम अपन चलाएं हैं या किसी नई प्रकार की किस्म का, नई प्रकार की फसल का निर्माण करवाया जाए, तो इन संरक्षित किए हुए परागकणों को बच्चों काम में लिया जा सकता है। ठीक है। और कुछ फैक्ट देखेंगे, जैसे सबसे बड़े परागकण, सबसे बड़े परागकण, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन, ये बच्चों पादप का नाम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा 4 o'clock प्लांट। इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। सबसे छोटे परागकण ये पाए जाते हैं मायोसिटिस। प्लांट का नाम क्या है? मायोसिटिस प्लांट में। सबसे लंबे परागकण ये पाए जाते हैं बच्चों जोस्टेरा। जोस्टेरा प्लांट में सबसे लंबे परागकण पाए जाते हैं। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, निमैक परिघटना। ध्यान दोगे बच्चों? निमैक परिघटना, वैसे तो अपने एनसीईआरटी में तो ये चीजें दी हुई नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखनी है। निमैक परिघटना का मतलब क्या होता है? कुछ पादपों जैसे हाइसेंथस ओरिएंटलिस, हाइसेंथस ओरिएंटलिस, इस प्लांट में 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश के समान क्या मिलता है? परागकण मिलता है। हाइसेंथस ओरिएंटलिस प्लांट में 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश के समान क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। और ऐसे परागकण का पाया जाना, इस चीज को बोलते हैं बच्चों निमैक परिघटना। तो ये परागकणों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, बिंदु थे, वो कंप्लीट होते हैं। और बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो लास्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है वो है नर युग्म कोदभिद का विकास। नर युग्म कोदभिद का विकास, क्योंकि अभी तक अपने को नर युग्मक प्राप्त नहीं हुए हैं। जो नरजनिक भाग है पुमंग, उस पुमंग का काम क्या होता है? नर युग्मक बनाना। तो बच्चों नर युग्मक अभी तक अपने को प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ध्यान देंगे, टॉपिक क्या है? माइक्रो या मेल गैमीटोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। लघु या नर युग्मक जनन अथवा नर युग्म कोदभिद का विकास। क्या बनाना है बच्चों? नर युग्म कोदभिद बनाना है। अब समझेंगे, माना
ये बच्चों माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु। और इससे क्या बनना है? परागकण, जिसमें क्या हो? पराग नलिका हो। पराग नलिका में दो क्या स्थित हो? ये क्या है बच्चों? नर युग्मक। तो ये जो संरचना होती है ये है अंकुरित परागकण या नर युग्मकोद्भिद। ये संरचना क्या है? अंकुरित परागकण या नर युग्मकोद्भिद। तो ये चीज अपने को पढ़नी है कि साहब इस लघु बीजाणु से ये अंकुरित परागकण या नर युग्मकोद्भिद कैसे बनता है। ठीक है, प्रथम जो कोशिका होगी नर युग्मकोद्भिद की, वो प्रथम कोशिका बच्चों क्या मानी जाएगी? माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु मानी जाएगी। और बच्चों ये माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु जो होता है वो किसमें? लघु बीजाणु धानी में। तो ध्यान देंगे ये जो नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है ये बच्चों 2 चरणों में पूर्ण होता है, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। और वो 2 स्टेप कौन कौन से हैं? तो वो देखो, परागण पूर्व विकास और परागण पश्च विकास। अब नाम से ही पता चल रहा है कुछ डेवलपमेंट होगा पॉलिनेशन से पहले और कुछ डेवलपमेंट होगा पॉलिनेशन के बाद। ये परागण पूर्व जो विकास होता है ये बच्चों लघु बीजाणु धानी के अंदर होता है। ये कहां पर होता है? लघु बीजाणु धानी के अंदर। ये स्व स्थानीय प्रकार का डेवलपमेंट कहलाएगा। लघु बीजाणु जहां पर बने हैं उनका परिवर्धन भी वहीं पर प्रारंभ हो जाएगा। और बच्चों परागण होने के बाद परागकण कहां पहुंच जाएंगे? वर्तिकाग्र पर। तो परागण पश्च जो विकास होगा ये कहां पर संपन्न होता है? वर्तिकाग्र पर संपन्न। और इसको बोलते हैं XC2 या बाह्य स्थानीय डेवलपमेंट। तो बच्चों बनाना क्या है? अंकुरित परागकण। ऐसा परागकण जिसमें पराग नलिका हो और नर युग्मक हो, वो क्या कहलाता है? नर युग्मकोद्भिद। बनना स्टार्ट किससे होगा? लघु बीजाणु से। बनने का काम कितने चरणों में होता है? 2 चरणों में। पहले चरण को क्या कहा? परागण पूर्ण विकास, जो कि लघु बीजाणु धानी में। और दूसरा चरण हो जाएगा परागण पश्च विकास, जो कि वर्तिकाग्र पर संपन्न होगा। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट या परागण पूर्व विकास। देखो बच्चों, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट या परागण पूर्व विकास या प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अब ध्यान देंगे, नाम से ही पता चल रहा है परागण से पहले ही लघु बीजाणु धानी में प्रारंभ हो जाता है। समझ गए? परागण से पहले ही लघु बीजाणु धानी में ही प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इस डेवलपमेंट को प्रिकोशियस डेवलपमेंट या एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट या
इन सीटू डेवलपमेंट भी कहा जाता है। इनमें से कुछ भी नाम आ जाए ना, प्रिकोशियस डेवलपमेंट, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, इन सीटू डेवलपमेंट, सबका मतलब क्या है? परिवर्धन जो कि परागण से पहले हो रहा है लघु बीजाणु धानी के अंदर। अब होगा क्या, उस चीज को अपन देखेंगे। तो ध्यान दोगे बच्चों, लघु बीजाणु, कहानी कहां से स्टार्ट होगी? लघु बीजाणु क्या प्राप्त करता है? टेपिटम से पोषण। लघु बीजाणु क्या प्राप्त करता है? टेपिटम से पोषण। और इसमें क्या होगा? असमान समसूत्री विभाजन। लघु बीजाणु टेपिटम से पोषण प्राप्त करता है और इसमें असमान समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें पहले ओनली क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। तो देखो बच्चों, असमान कैरियोकाइनेसिस होगा तो इससे क्या सिचुएशन बन जाएगी? एक तो बन जाएगा बड़ा केंद्रक और एक बन जाएगा बच्चों छोटा केंद्रक। क्लियर? बड़ा केंद्रक जो होगा इसको कहा जाएगा कायिक या नली केंद्रक, और छोटा जो केंद्रक होगा इसको कहा जाएगा जननिक केंद्रक। इतनी बात समझ में आ गई? तो जो समसूत्री विभाजन हो रहा है वो अनइक्वल टाइप का हो रहा है। पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ, एक बड़ा केंद्रक बन गया, एक छोटा केंद्रक बन गया। बड़ा केंद्रक कहलाएगा कायिक केंद्रक और छोटा केंद्रक कहलाएगा जननिक केंद्रक। अब बच्चों, केंद्रक विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, तो दोनों केंद्रक अपने साथ में क्या इकट्ठा करेंगे? कोशिका द्रव्य। तो गेट साइटोप्लाज्म इन हाई अमाउंट। भाई, बड़ा केंद्रक ज्यादा कोशिका द्रव्य का नियंत्रण कर सकता है तो उसके साथ में ज्यादा कोशिका द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा। छोटा केंद्रक कम कोशिका द्रव्य का नियंत्रण करेगा तो गेट साइटोप्लाज्म इन लो अमाउंट। समझ गए? तो बच्चों, बड़े केंद्रक और ज्यादा साइटोप्लाज्म की वजह से क्या बनती है? एक बड़ी कोशिका बनती है जिसको कहा जाता है कायिक कोशिका। ठीक है? और कम कोशिका द्रव्य और छोटे केंद्र की वजह से एक छोटी कोशिका बनती है जिसको कहा जाता है जननिक कोशिका। आगे बात समझ। तो कैसी सिचुएशन अपन मान सकते हैं? ध्यान देंगे। ये लो साहब, ये तो एक बड़ी क्या बन जाएगी? कायिक कोशिका, और ये एक छोटी क्या बन जाएगी? जननिक कोशिका। तो बच्चों, लघु बीजाणु या परागकण कितनी कोशिकीय अवस्था में पहुंच गया? 2 सेल स्टेज, 2 कोशिकीय अवस्था में पहुंच गया। इतना जो काम होता है, इतना काम बच्चों कहां पर संपन्न हो जाता है? लघु बीजाणु धानी के अंदर ही संपन्न हो जाता है। अब ध्यान दो, एक बड़ी कायिक कोशिका बन गई, एक छोटी जननी कोशिका बन गई। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज है इनकी, ध्यान दो। कायिक कोशिका और जननिक कोशिका। कायिक कोशिका जो होती है बड़े आकार की, संचित भोज्य पदार्थ की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। आरएनए की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसमें
अनियमित आकृति का बड़ा केंद्रक पाया जाता है। ये तो सारी विशेषताएं किसकी हो जाएगी? कायिक कोशिका की। अगर बात करेंगे जननी कोशिका तो छोटे आकार की, घना जीव द्रव्य प्रेजेंट, तरकु आकृति की और कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती हुई। ये सारी विशेषताएं बच्चों किसकी हो जाएगी? जननी कोशिका की। तो जो लघु बीजाणु था वो लघु बीजाणु कितनी सेल स्टेज में पहुंच गया? इस 2 सेल स्टेज में पहुंच गया। ये जो बच्चों 2 कोशिकीय अवस्था में परागकण है इसी को कहा जाता है अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद। इसको क्या कहेंगे बच्चों? अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद। 60% से भी ज्यादा आवृत बीजियों में परागकण इस 2 सेल स्टेज में झड़ते हैं। 2 सेल स्टेज में झड़ते हैं मतलब पराग कोषों से बाहर आते हैं। वो ज्यादातर आवृत बीजियों में कौन सी स्टेज में आते हैं? 3 सेल स्टेज में बाहर आते हैं। कुछ में जैसे उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूं, बीटा वुल्गैरिस चुकंदर, इसमें परागकण 3 सेल स्टेज में झड़ते हैं। 3 कोशिकीय अवस्था में बाहर आते हैं। और 3 कोशिकाएं कौन कौन सी बनती है? तो ध्यान दोगे यहीं पर लघु बीजाणु धानी में ही जननी कोशिका में क्या हो जाएगा? एक और समसूत्री विभाजन, जिससे 2 क्या बन जाते हैं? नर युग्मक। तो 2 तो नर युग्मक प्लस 1 क्या हो जाएगी? कायिक कोशिका। टोटल सेल कितनी हो जाएगी? 3 सेल। 3 कोशिकीय अवस्था में क्या पहुंच जाएगा? परागकण पहुंच जाएगा। अदरवाइज ज्यादातर जातियों में परागकण इस 2 कोशिकीय अवस्था में झड़ते हैं। तो बच्चों इतना जो डेवलपमेंट होता है, ये इतना डेवलपमेंट लघु बीजाणु धानी के अंदर ही संपन्न हो जाता है परागण से पहले। अब माना परागण हो गया। परागण का मतलब क्या है? पराग कोषों से निकलकर पराग कणों का पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचना। तो माना ये 2 कोशिकीय अवस्था में परागकण निकले, कहां पहुंच गए? वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। अब आगे का पोषण कब होगा? परागण के बाद। किस पर? वर्तिकाग्र पर। उसको बोलेंगे बच्चों पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। वो पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट कैसा होता है वो और देख लीजिए। देखो बच्चों, पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट या परागण पश्च विकास। पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट या परागण पश्च विकास तो कहां पर होता है? परागण के बाद वर्तिकाग्र पर संपन्न। परागण के बाद कहां पर संपन्न होता है? वर्तिकाग्र पर संपन्न होता है। तो ऐसी सिचुएशन मान लो, ये मान लो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में स्थित है ये बीजांड। क्लियर? और इस वर्तिकाग्र पर पहुंच गए ये 2 कोशिकीय अवस्था में परागकण। क्या पहुंच गए बच्चों?
दो कोशिकीय अवस्था में परागकण कहां पर पहुंच गए? वर्तिकाग्र पर पहुंच गए। क्लियर? यहां तक की कहानी समझ में आ गई। अब देखो क्या होगा, परागकण वर्तिकाग्र से जल, शर्करा, अमीनो अम्ल आदि अवशोषित करके फूल जाते हैं। ठीक है, अब फूल जाते हैं मतलब कोशिका द्रव्य का आयतन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये बढ़ा हुआ आयतन इंटाइन पर दबाव डालता है। भाई कोशिका द्रव्य बढ़ गया, वो बढ़ा हुआ आयतन किस पर दबाव डालेगा? इंटाइन पर। इंटाइन किस पर दबाव डालेगी? एक्साइन पर। एक्साइन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो स्पोरोपोलिन की बनी हुई है, अप्रत्यास्थ है। तो इंटाइन पर जब दबाव डालता है तो इंटाइन नलिकानुमा अतिवृद्धि के रूप में जनन छिद्र से बाहर आ जाती है। जनन छिद्र से बाहर आ जाती है। ये सिचुएशन अपन मान सकते हैं इस तरीके से। ये ऐसी कंडीशन मान लो, जो जनन छिद्र था उस जनन छिद्र से नलिका नुमा अतिवृद्धि के रूप में क्या बाहर आ गई? इंटाइन बाहर आ गई। ये जो बाहर संरचना आई है नलिका नुमा अतिवृद्धि, इसी को क्या कहा जाएगा? पराग नलिका या पोलन ट्यूब। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। वर्तिकाग्र से जल, शर्करा, अमीनो एसिड वगैरह एब्जॉर्ब किए और जिससे अंदर साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ गया, उस बढ़े हुए अमाउंट ने प्रेशर डाला इंटाइन पे, जिससे इंटाइन फैल गई और नलिका संरचना में बाहर आ गई। अब बच्चों इस पराग नलिका में पहले कायिक कोशिका का सक्रिय कोशिका द्रव्य प्रवेश करता है और फिर पीछे पीछे जननिक सेल एंटर होती है। तो पहले तो कायिक कोशिका, ऐसे मान लो उसकी एंट्री हो गई और पीछे पीछे जननी कोशिका एंटर होती है। और अब जो ये जननी कोशिका थी, इस जननी कोशिका में क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन। और इस समसूत्री विभाजन से दो क्या बन जाएंगे? अगतिशील नर युग्मक। क्या बन जाते हैं बच्चों? दो अगतिशील नर युग्मक बन जाते हैं। तो संरचना कैसी बनेगी? ध्यान देंगे। ये भरा हुआ है क्या? साइटोप्लाज्म। टिप पर, यहां पर सिरे पर तो प्रेजेंट होता है क्या? कायिक केंद्रक। और इस जननी कोशिका में समसूत्री विभाजन से दो क्या बने हैं? अगतिशील नर युग्मक, जो कि ऐसे पीछे स्थित होते हैं। दो अगतिशील नर युग्मक, और इन नर युग्मकों के पीछे लग जाते हैं कैलोज प्लग। ये इस प्रकार से क्या लग जाते हैं? कैलोज प्लग, जिससे प्रेशर से वापस पीछे ना जा पाए। तो ये जो संरचना होती है, ये क्या है बच्चों? परिपक्व नर युग्म कोदभिद, जो कैसा है? 3 सेल स्टेज, 3 कोशिकी। तो दो कोशिकाओं तक की तो कहानी कंप्लीट हो गई थी लघु बीजाणुदानी में, और फिर आगे ये पराग नली बनना, 2 नर युग्मक बनना, ये काम होता है परागण के बाद वर्तिकाग्र।
आगे बात, तो मोस्ट ऑफ डेवलपमेंट इन साइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कंप्लीट हो जाता है, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट परागण के बाद होता है। तो जिनमें 2 कोशिकीय चरण में जड़ा था उनमें तो ये सारा काम हुआ, और 3 कोशिकीय अवस्था बताई थी उसमें 2 नर युग्मक पहले ही बन जाते हैं। तो यहां पर केवल क्या बनती है, पोलन ट्यूब ही बनती है, उसमें पहले काई कोशिका प्रवेश कर जाती है, उसके बाद में 2 नर युग्मक प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों संपन्न होता है नर युग्मकोद्भिद का विकास। अब बच्चों डायग्रामों की हेल्प से एक बार फटाफट से रफली मैं आपको और समझा देता हूं, वो आप जल्दी से देख लेंगे। वैसे तो ये सारी कहानी कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी एक बार डायग्रामेटिकली आप देख लो। कहानी की शुरुआत कहां से हो रही है, लघु बीजाणु से। ये मान लेते हैं बच्चों क्या है, लघु बीजाणु। ये हो गया एक्साइन, ये हो गई इंटाइन, ये हो गया जर्म पोर। आगे बात समझ में। अब टैपिटम से पोषण, असमान समसूत्री विभाजन, जो कि अपन ने पढ़ा था लघु बीजाणु दानी के भीतर, तो वो क्या कहानी बनेगी वो देखो। ये लो साहब, साइज इंक्रीज हो गई। एक बड़ा अनियमित आकृति का केंद्रक, एक ये परिधि के पास में बन जाएगी तरकु आकृति की कोशिका, जिसमें ये छोटा केंद्रक, ये भरा हुआ है क्या, कोशिका द्रव्य, और साथ में ये रिक्तिकाएं। ये लो साहब, ठीक है। तो ये एक बड़ी क्या हो जाएगी, कायिक कोशिका, एक ये छोटी क्या हो जाएगी, जननिक कोशिका, जो कि होती है बच्चों परिधीय, जो कि परिधीय होती है, किनारे के पास होती। अब इसको दूर करना है, ये तैरती हुई दिखाई देती है कायिक कोशिका के जीव द्रव्य, तो दूर कैसे होगी, तो इसके लिए बनता है बच्चों कैलोज की लेयर। ये मान लेते हैं रिक्तिकाएं, और ये जो तरकु आकृति की जननिक कोशिका होती है, इस जननिक कोशिका के चारों ओर बन जाती है कैलोज की परत। ठीक है। ये अब इस कैलोज की परत की वजह से जो ये जननिक कोशिका होती है परिधि से थोड़ा भीतर की ओर खिसक जाएगी। अब बच्चों ये कैलोज की परत घुल जाएगी तो क्या सिचुएशन बन जाएगी, ध्यान देंगे। ये लो साहब, एक तो हो जाएगी ये तरकु आकृति की जननिक कोशिका, ये बड़े केंद्रक युक्त कायिक कोशिका। आगे बात समझ में, वही क्या है, ये एक्साइन, ये हो गई
इंटाइन, ये जर्मपोर, ये काई कोशिका, और ये हो जाएगी बच्चों जननिक कोशिका। क्लियर? इतना डेवलपमेंट जो होता है ये बच्चों लघु बीजाणु धानी में संपन्न हो जाता है। अब आगे का काम होगा कहां पर? स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर। कब? परागण के बाद। क्या सिचुएशन बनेगी? ये लो साहब, इसके टिप पर तो प्रेजेंट होता है ये कायिक केंद्रक। ये क्या है? कायिक केंद्रक। पीछे कायिक केंद्रक के पीछे सक्रिय कोशिका द्रव्य। सक्रिय कोशिका द्रव्य के पीछे स्थित होते हैं दो अगतिशील नर युग्मक। क्या स्थित होते हैं? दो अगतिशील नर युग्मक, जिनके चारों ओर साइटोप्लाज्मिक शीथ कोशिका द्रव्यी आच्छद क्या पाई जाती है? कोशिका द्रव्यी आच्छद। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? अगतिशील नर युग्मक। और ये ग्रीन कलर से जो दिख रही है साइटोप्लाज्मिक शीथ। आगे बच्चों बात समझ में। और इन दो अगतिशील नर युग्मकों के पीछे लग जाता है कैलोज प्लग। कैलोज मैंने पहले ही आपको बता रखा है, रसायन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और उस कार्बोहाइड्रेट की रुकावट इन दो नर युग्मकों के पीछे लग जाती है। इनको बोलते हैं कैलोज प्लग। ठीक है? दबाव की वजह से नर युग्मक वापस पीछे ना जा पाए, इसलिए क्या लग जाते हैं? ये कैलोज प्लग लग जाते हैं। ये बच्चों क्या है? वही बाहरी आवरण एक्साइन, ये अंदर क्या है बच्चों? इंटाइन। तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एक फुली मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट है, जिसमें दो अगतिशील नर युग्मक स्थित होते हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, स्टडी अपन ने स्टार्ट करी एंड्रोइशियम या पुमंग से, और कहां तक पहुंच गए? नर युग्म कोदभिद तक पहुंच गए, जिसमें नर युग्मक हैं। ऐसे ही बच्चों अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन अंग जायांग, और उससे अध्ययन करते हुए अपने को कहां तक पहुंचना है? मादा युग्म कोदभिद तक, जिसमें क्या स्थित होगा? मादा युग्मक। समझ गए? तो नर युग्म कोदभिद में नर युग्मक, वहां तक अपन ने पढ़ लिया। अब जायांग से प्रारंभ करके मादा युग्म कोदभिद तक पहुंचना है। धन्यवाद।